जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामा यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। असहयोग आंदोलन के पश्चात भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संघर्ष चलता रहा। अब 1937 ईस्वी तक कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सरकार से कई मांगे की, लेकिन कांग्रेस की सभी मांगे सरकार द्वारा ठुकरा दी गई। जनता के मन में यह बात घर कर गई थी कि सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर किया ही जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकृत कर भारतीयों को क्रुद्ध कर दिया। 1937 ईस्वी में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून के उल्लंघन से हुई। उन्होंने समुद्र के तट के एक गांव डांडी गुजरात में है, जाकर नमक कानून को तोड़ा। सारा देश जाग उठा। हर आदमी गांधी के नेतृत्व में की राह देख रहा था। मार्च 1930 से महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा अख्तियार की, जिसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च से हुई। इस प्रकार एक महान आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चला। नेहरू ने कहा, सहसा नमक शब्द रहस्यमय शब्द बन गया, शक्ति का घोतक। सरकार ने नमक पर आबकारी कस्टम टैक्स लगा दिया, जिससे उसके खजाने में बहुत अधिक इजाफा होने लगा और सरकार के पास नमक बनाने का अधिकार भी था। गांधी जी का ध्येय था नमक कर पर जोरदार वार करना और इस अनावश्यक कानून को ध्वस्त कर देना। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने नए वायसराय लॉर्ड इरविन को ब्रिटिश राज्य में भारत की खेदजनक दशा के बारे में एक लंबा पत्र लिखा, पर उस पत्र पर कोई जवाब नहीं मिला। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के सारा भारत आंदोलित हो उठा। 12 मार्च को सवेरे 6:30 बजे हजारों लोगों ने देखा कि गांधी जी आश्रम के 78 स्वयंसेवकों सहित दांडी यात्रा पर निकल पड़े। दांडी उनके आश्रम से 241 मील दूर समुद्र किनारे बसा एक गांव है। गांधी जी ने सब देशवासियों को छूट दे दी कि वे अवैध रूप से नमक बनाए। वे चाहते थे कि जनता खुलेआम नमक कानून तोड़े और पुलिस कार्रवाई के सामने अहिंसक विरोध प्रकट करे, पर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई। स्वयंसेवकों में से 2 मारे गए और 320 घायल हुए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वह यरवदा जेल में शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार की नाकों में दम था। जेलों में बाढ़ सी आ गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। इस आंदोलन को शुरू करने के कारण हम संक्षेप में निम्न प्रकार से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर भारतीयों के लिए संघर्ष के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं छोड़ा। उनके पास संघर्ष के अलावा और कोई चारा नहीं था। देश की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से भारत भी अछूता नहीं रहा। एक तरफ विश्व की महान आर्थिक मंदी, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ की समाजवादी सफलता और चीन की क्रांति के प्रभाव ने दुनिया के विभिन्न देशों में क्रांति की स्थिति पैदा कर दी थी। किसानों और मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। फलस्वरूप देश का वातावरण तेजी से
ब्रिटिश सरकार के विरोधी होता गया। गांधी जी ने इस मौके का लाभ उठाकर इस विरोध को सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ मोड़ दिया। भारत की विप्लवकारी स्थिति ने भी आंदोलन को शुरू करने को प्रेरित किया। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी। मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर केस में ने विरोधी विचारधाराओं को उग्र बना दिया। किसानों, मजदूरों और आतंकवादियों के बीच समन्वय दृष्टिकोण बनते जा रहे थे। इससे हिंसा और भय का वातावरण व्याप्त हो गया। हिंसात्मक संघर्ष की संभावना अधिक हो गई थी। सरकार राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना से त्रस्त हो चुकी थी, अतः वह नित्य दमन के नए उपाय थी। इसी संदर्भ में सरकार ने जनवरी 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल या काला कानून पेश किया, जिसे विधानमंडल पहले ही अस्वीकार कर चुका था। इससे भी जनता में असंतोष फैला। 31 अक्टूबर 1929 को वर्साई लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि मुझे ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित करने का यह अधिकार मिला है कि सरकार के मतानुसार 1917 की घोषणा में यह बात अंतर्निहित है कि भारत को अंत में औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाएगा। लॉर्ड इरविन की घोषणा से भारतीयों के बीच एक नई आशा का संचार हुआ। फलतः वर्साई के निमंत्रण पर गांधी जी, जिन्ना, तेज बहादुर सुप्रो, विठल भाई पटेल इत्यादि कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में उनसे मुलाकात की। वर्साई डोमिनियन स्टेट के विषय पर इन नेताओं को कोई निश्चित आश्वासन नहीं दे सके। दूसरी ओर ब्रिटिश संसद ने इरविन की दिल्ली घोषणा पर असंतोष व्यक्त किया। इससे भारतीय जनता को बड़ी निराशा हुई और सरकार के विरुद्ध घृणा की लहर सारे देश में फैल गई। उत्तेजनापूर्ण वातावरण में कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ। अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जो युवा आंदोलन और उग्र राष्ट्र के प्रतीक थे। इस बीच सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी ने राष्ट्र के नब्ज को पहचान लिया और अनुभव किया कि हिंसात्मक क्रांति को रोकने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपनाना होगा। अतः उन्होंने लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया कि भारतीयों को लक्ष्य अब पूर्ण स्वाधीनता है, न कि औपनिवेशिक स्थिति की प्राप्ति, जो गत वर्ष कलकत्ता अधिवेशन में निश्चित की गई थी। निष्कर्षतः इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी। हजारों महिलाओं ने घरों से बाहर निकलकर आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मुस्लिम लीग को छोड़ भारत के सभी दलों और सभी वर्गों ने इस आंदोलन का साथ दिया। अब सरकार भी गांधी और कांग्रेस के महत्व को समझने लगी थी। वह समझ गई कि आंदोलन को केवल ताकत के बल पर नहीं दबाया जा सकता था। संवैधानिक सुधारों की बात की जाने लगी। इसी उद्देश्य से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, परंतु कांग्रेस के बहिष्कार के चलते वह असफल रहा। बाध्य होकर सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नमक सत्याग्रह क्या था? 12 मार्च 1936 को महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक नमक यात्रा प्रारंभ की। अंत में वे दांडी नामक तटीय गांव में पहुंचे और वहां ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए अत्यंत बढ़े हुए कर का विरोध किया था। यह नमक यात्रा मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली। 24 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा हिंसा रहित
रही और इसका यह ऐतिहासिक महत्व है कि इसके उपरांत देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात हो गया। दांडी के समुद्र तट पर पहुंचकर महात्मा गांधी ने अवैध रूप से नमक बनाकर कानून अवहेलना की। इनके देखा देखी पूरे भारत में लाखों लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, जिसमें नमक बनाकर अथवा अवैध नमक खरीद कर नमक कानून को तोड़ा गया। ऐतिहासिक भूमिका। उस समय ब्रिटिश ने भारतीयों को नमक बनाने और बेचने से मना कर दिया था। यही नहीं, भारतीयों को नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों को ब्रिटिशों से खरीदने के लिए विवश कर दिया था। इस प्रकार जहां ब्रिटिशों को नमक बनाने और बेचने का अधिकार प्राप्त हो गया था, वहीं वे भारी नमक कर भी लगा रहे थे। नमक यात्रा ब्रिटिशों के इस अत्याचार के विरुद्ध एक जन आंदोलन में बदल गया। गांधी-इरविन पैक्ट। जैसे ही गांधी जी ने जेल से बाहर आए उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन से मिलने की इच्छा जताई। कई दिनों तक वे दोनों मिलते रहे और अंत में एक समझौते के रूप में बात समाप्त हुई। उसका नाम गांधी-इरविन पैक्ट पड़ा। 26 जनवरी 1931 को गांधी-इरविन समझौता हुआ, जिसके अनुसार तय हुआ कि जब सत्याग्रह बंद कर दिया जाएगा और सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे, तब कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी लंदन गए। वहां उन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। और गांधी जी विक्षुब्ध होकर भारत लौटकर गांधी जी ने देखा कि सरकार तो दमन करने पर तुली हुई है। यहाँ आकर उन्होंने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को और तेज कर दिया। सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। सरकार की कठोर दमन नीति के बावजूद आंदोलन चलता रहा। सरकार ने हिंदू मुसलमानों के बीच तो फूट डाला ही था, अछूतों को भी हिंदुओं के विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया। 8 मई 1933 को गांधी जी ने जेल से मुक्त होकर 6 सप्ताह के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। कांग्रेस के नेता रचनात्मक कार्यों में लग गए। आंदोलन बंद नहीं हुआ, लेकिन उनकी गति धीमी पड़ गई। मई 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह बंद करने की घोषणा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिना शर्त स्थगित करने की नीति से कांग्रेस की युवा पीढ़ी गांधी जी से अत्यंत रुष्ट हो गई। फिर भी इस आंदोलन से भारतीय जनता में एक नए उत्साह का संचार हुआ तथा कांग्रेस एक जनप्रिय संस्था बनकर उभरी।